संबोधित। मुख्यमंत्री ने जेसेवा के दीपावली मेले का किया उद्घाटन। कहा, हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां लाचार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग सामने आए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चयनित जनजातीय युवतियों का तीसरा जत्था टाटानगर से हुसूर के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और उदयपुर में आयोजित ऊर्जा प्रक्षेत्रों में समस्या और सुझाव को लेकर आयोजित सम्मेलन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। झारखंड में ऊर्जा की समस्या के संदर्भ में रखी अपनी बात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गुजरात के एकता नगर में आयोजित विधि मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश ने 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से ही चले आ रहे थे। होती रही है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। इसलिए देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद अहम है। साथियों, भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है, निरंतरता बनाए रखी है। हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रख्यात वैज्ञानिक, उद्योगपति और विज्ञान संबंधी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक CSIR की गतिविधियों की समीक्षा करने और इसके भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें संगठन के कार्यों की समीक्षा किए जाने और आगे के रास्तों पर विचार होने की उम्मीद है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का गठन 2019 में किया गया था और सोसाइटी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री CSIR सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। ये सोसाइटी परिषद की सर्वोच्च निकाय के है और जिसकी बैठक आमतौर पर वर्ष में एक बार होती है। इस बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बैठक में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद के अलावा NTPC, BHEL, गेल, HAL सहित कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी हिस्सा लेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2430 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2378 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है।
देश में फिलहाल कोविड के 26,618 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 6 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन जेसोवा की ओर से रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित 5 दिवसीय दीपावली मेले का कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उद्घाटन किया। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि मेला सामाजिक सरोकार का हिस्सा है। उन्होंने कमजोर और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करने की बात कही। श्री सोरेन ने कहा कि यह मंच जरूरतमंदों को सहायता प्रदान कर रहा है। और अभी आपने देखा कि इस मंच के माध्यम से कितने जरूरतमंदों को इस समूह के द्वारा सहायता प्रदान किया गया। निश्चित रूप से सामाजिक कार्य में अनेक लोग लगे रहते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षमता के अनुरूप जरूरतमंदों के बीच में लोग जाते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए चयनित 87 युवतियों का तीसरा जत्था कल शाम टाटानगर से कर्नाटक के हुसूर के लिए रवाना हुआ। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर इन युवतियों का चयन किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पिछले महीने राज्य के 3 आदिवासी बहुल जिले खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में चयन को लेकर विशेष अभियान चलाया था, जिसमें 2000 से ज्यादा युवतियों का चयन किया गया था। इनमें से 87 युवतियों को कल रवाना किया गया। चेवासा से हम लोग को टाटा स्टेशन लाया गया है और हम लोग तमिलनाडु से आगे होसूर जाना है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में हम लोग को ट्रेनिंग करना है, उसके बाद हम लोग को जॉब मिलेगा वहाँ पे। जी नहीं, कभी नहीं सोचे थे सर। अच्छा, हम लोग को ये मौका अर्जुन मुझे धीरे दिया है। जिन युवतियों का चयन हुआ था उनके परिवार वाले उन्हें विदा करने रेलवे स्टेशन भी पहुंचे थे। परिजनों ने भी जनजातीय मंत्रालय की इस पहल की सराहना की। पहले तो नहीं सोचा था, अभी बेटी जा रही तो बहुत कुछ लग रहा है अपना मन में भी कि बेटी को, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, बेटी भी कर सकती है सब कुछ। वहाँ पर एक पढ़ाई के साथ साथ जॉब मिलना ये अपने आप में बहुत ही मतलब अचीवमेंट है। अपने आप में बहुत बड़ा लोगों का जो रुझान देख रहे हैं कि हम लोग का भी बहुत खुशी है कि अर्जुन मुंडा जी ने हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुद इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हैं। चयन से लेकर वहां गए अब तक चयनित युवतियों से उन्होंने लगातार संवाद किया है। कल भी श्री मुंडा के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व विधायक दशरथ गागरई ने युवतियों को रवाना किया। जा रही है 86 बच्ची जा रही है, इसलिए मैं मुंडा जी को पुनः बधाई देना चाहूंगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की यह पहल निश्चित रूप से इन आदिवासी युवतियों के भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद
फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इस वर्ष 7% की प्रस्तावित विकास दर के बावजूद देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक हालात को लेकर चिंतित है। अमेरिका की वाशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले फसल नुकसान और खाने की बर्बादी कम करना होगा। नकारात्मक जोखिमों पर चिंता व्यक्त की। वॉशिंगटन डीसी स्थित IMF मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदमों के बारे में चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है। वित्त मंत्री ने 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में अवगत कराया। बोकारो कोलियरी ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। आज भी यह कोलियरी इलाके में रोजगार का बड़ा साधन है। हमारे समाचार संपादक ने बोकारो कोलियरी के GM MK राव से बातचीत की। सेंट्रल कोल फील्ड्स के कथारा क्षेत्र का ये जो पहले है रिपेयरिंग सेंटर हुआ करता था और बाद में जब गतिविधियां चेंज हुई तो बाद में ये एक तरीके से स्क्रैप सेंटर बन गया। लेकिन जब से स्वच्छता 2.0 कैंपेन शुरू हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो स्क्रैप सेंटर एक तरीके से बना हुआ था वो अब स्वच्छता की वानगी भी दिखा रहा है। हमारे साथ GM है इस क्षेत्र के। किस तरीके से आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है? इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंपनी की पॉलिसी है स्क्रैप डिस्पोजल की, उसके तहत हम लोगों ने हेडक्वार्टर को ऑफर हम लोग का भेजा। हेडक्वार्टर ने उसको ओपन इंटरनेट पे बिड इनवाइट किए और बिड इनवाइट करके जो हाईएस्ट बिडर है उसको जगह जगह का अलॉटमेंट हुआ स्क्रैप लिफ्टिंग का। कैसे कह सकते हैं कि अगर इस तरह के कैंपेन्स होते हैं तो कोल फील्ड्स को रेवेन्यू वाइज कितना फायदा होता है? कोल फील्ड को रेवेन्यू वाइज सिर्फ कथारा क्षेत्र का यदि सोचे तो हम लोग का जो टारगेट है करीब 10 करोड़ हम लोग रेवेन्यू जनरेशन करेंगे, जिसमें से 5 करोड़ हो चुका और 5 करोड़ हम लोग को करना है, जो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग अचीव करेंगे। कर लेंगे। तो किस तरीके से देख सकते हैं ये जो स्क्रैप बना हुआ था यहाँ पर उससे रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है, साफ सफाई भी हुआ है और इसके नीचे जो हम कहते हैं वो काला सोना भी है। तो किस तरह से ये जो हम कह सकते हैं CCL की आर्थिक उन्नति का भी ये मार्ग प्रशस्त कर सकता है? ये यहाँ से स्क्रैप उठने के बाद में ये जगह एकदम क्लीन हो गई। पीछे में इसकी जरंडी माइन है, वो जरंडी माइन यहाँ पर जो है कि ये ऊपर का ओबी उठा के इसके नीचे का कोयला निकालेंगे और कोयलों से जो है कि करोड़ों को CCL को और इस देश को फायदा होगा। हाँ जी, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा, मतलब अपना देश के लिए अपना CCL के लिए भी फायदा है। लगता है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है स्वच्छता के जरिए यूथ में एक तरह के हम कह सकते हैं कि अब स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप लिया है। जी बिल्कुल, मतलब कि अगर जैसे कि हम जिस एरिया में जो काम कर रहे हैं अगर वहाँ क्लीनलीनेस रहेगा तो हमको वहाँ करने में और मन लगेगा और डेडिकेशन और रहेगा। तो निश्चित तौर पर मोटिवेट करता है। हमारे साथ कुछ अधिकारी जो हैं वो रांची से भी आए हैं, उनके साथ हम बात करते हैं कि किस तरह से फोकस आप लोग का रहता है कि स्वच्छता जो हमारे जो भी कमांडिंग एरिया है वहाँ पर उसको बढ़ावा दें। ये कार्यस्थल पर एक्चुअली हमारे कामगार कर्मचारी लोग जो हैं, अधिकारी वर्ग हैं, ये अभी हम लोगों का एक कार्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग हो गया है। इससे काम करने में बहुत सुविधा होती है, वातावरण स्वच्छ मिलता है और उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये कभी कार्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग हो गया है ये स्वच्छता जो है। तो स्वच्छता कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग हो गया है और इसके जरिए जो प्रधानमंत्री की सोच है कि स्वच्छता के जरिए जो गांधी जी का सपना था वो भी पूरा हो रहा है और
जो एक गंदगी का अंबार और एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि सरकारी दफ्तर हैं, PSUs हैं, वहां पर जो वर्क और ऑफिसेज में जो हाल होता है वो वहां पर गंदगी का आलम होता है। लेकिन अब वो बदलाव निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बोकारो। पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी स्थित एक विद्यालय में 9वीं की छात्रा ने नकल करते पकड़े जाने पर आत्मदाह का प्रयास किया। उसने स्कूल से घर पहुंचने के बाद शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। बाद में परिजनों ने MGM अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे TMH रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि परीक्षा देकर घर लौटने पर युवती ने कमरे में जाकर खुद को जला लिया। और अंदर गया और डाल के तुरंत निकला, तुरंत उसको चादर में ढकते ढकते वो गिर गई। तब अब हम बोले उसको क्या किया बेटा, तुम क्या किया? कुछ नहीं बोलने से स्कूल का भी तो नाम लिए नहीं, कुछ बोला। तो बाद में उसका क्लास का बच्चा लोग बोला इसको कपड़ा खोला था। हाँ, परीक्षा था। क्या चीज का परीक्षा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में आज से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट का आगाज हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल अमित सिंह ने बताया कि 7 दिनों तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में 19 विद्यालयों के लगभग 550 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इन 7 दिनों में बच्चे फुटबॉल, बैडमिंटन, राइफल शूटिंग, बास्केटबॉल और टेनिस समेत कई खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में खेल की भावना बढ़ती है और उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। इस स्कूल की आधारशिला जो रखी गई उसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। हमारे चेयरपर्सन रोहित साहू सर और मोहिता मैम, उन्होंने राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आगामी 20 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद जिले के पपुनकी में सबसे अधिक 22.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पूरी दुनिया में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को दुनिया भर के छात्रों को प्रेरित करने वाले छात्र के रूप में सम्मानित करते हुए 15 अक्टूबर 2010 से विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके आदर्श और अनमोल विचार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के लिए उनका योगदान बहुत सराहनीय है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है वो बड़े
चेहरा उदासीन लैब में ही पूरे रहने वाले, लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आते। जैसे उनके बाल थे वैसा उनके भीतर एक बालक था। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में थे, कौन से नहीं चाहे इस चैलेंज को कैसे उठा लें और इस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में है। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचान, और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न। केंद्र सरकार द्वारा चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद विकास की रफ्तार तेज हो गई। खासकर कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से यहां के किसान नई तकनीक से खेती कर कम खर्च में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों में नई तकनीक से खेती करने की स्पर्धा हो रही है। आकांक्षी जिला चतरा के नक्सल प्रभावित कान्हा चट्टी प्रखंड के सवैयागढ़ा गांव के किसान विनोद महतो ने प्लास्टिक मल्चिंग और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रिप पद्धति से सब्जियों की खेती कर बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया है। विनोद महतो ने बताया कि नई पद्धति से खेती करने से उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है और बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिलती है। इसी खेती में और सब भी करे मल्चिंग के साथ में, और वही जनरल खेती छोड़ दे तो वही अच्छा है, जनरल खेती में फायदा नहीं है। दूसरे किसान हरेंद्र कुमार दांगी ने बताया कि मल्चिंग खेती से खरपतवार कम होता है, यहाँ तक कि बारिश होने पर भी फसल को नुकसान नहीं होता है। नई पद्धति से खेती करने में उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और किसान के खेत तक आए, हमको बहुत मतलब प्रोत्साहन लगा, अच्छा लगा, खुशी हुआ। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को अत्याधुनिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने खेती में बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद जहां एक ओर जिले में विकास की गाथा लिखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर खेती की नई तकनीक फसलों का पैदावार भी बढ़ा रही है। पहले जहां लोग पैसे कमाने के लिए गांव से पलायन किया करते थे, वहीं वे आज गांव में ही रहकर खेती करना पसंद कर रहे हैं। दूरदर्शन के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। सिलहट में यह मैच भारतीय समयानुसार अब से थोड़ी देर बाद 1 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने अभी तक खेले गए सभी 8 संस्करणों के फाइनल में जगह बनाई है, जिसमें 6 बार टीम इंडिया एशियाई चैंपियन बनी है, जबकि श्रीलंका अपने पहले खिताब के इंतजार में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष सितंबर में भारत का कुल निर्यात लगभग 61 अरब 10 करोड़ डॉलर का हुआ है। निर्यात में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 10.24% की वृद्धि हुई है। इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 25.71 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया है कि सितंबर में देश का आयात सालाना आधार पर 8.66% बढ़कर 61.61 अरब डॉलर हो गया है। इस कारण व्यापार घाटा बढ़कर 25.71 अरब डॉलर हो गया है, जबकि सितंबर 2021 में व्यापार घाटा 22.47 अरब डॉलर रहा था। मंत्रालय के मुताबिक
वित्त वर्ष 2022 से 23 की पहली छमाही में देश का निर्यात 16.96% की वृद्धि के साथ 231.88 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 38.55% की बढ़ोतरी के साथ 380.34 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान व्यापार घाटा 76.25 अरब डॉलर के मुकाबले बढ़कर 148.46 अरब डॉलर हो गया। देश में पहली बार सभी आईआईटी की संयुक्त शोध और विकास प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आई इन्वेंटिव नामक इस 2 दिवसीय प्रदर्शन का उद्घाटन किया। देश के सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने मिलकर पहली बार बड़े स्तर पर अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया है। शुक्रवार को आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेंटिव नाम के 2 दिवसीय अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जिसमें सभी आईआईटी अपने शोध कार्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में शिक्षा जगत और शोधकर्ताओं के साथ साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आईआईटी में हो रहे नवाचार और शोध कार्यों को मार्केट तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास केंद्र शुरू होने चाहिए। हमें ये 23 आईआईटीज को आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनानी है। ठीक है, आज प्लेसमेंट और पैकेज के हमने एक पैरामीटर्स माना है, लेकिन आगे से 10 साल के बाद ये एक पैरामीटर होनी चाहिए, कितने इनोवेशन मार्केट में पहुंचा, मोनेटाइज हुआ, रेवेन्यू कितना कलेक्शन हुआ, कितने जॉब प्रोवाइडर बने, कितने जॉब आया। आईआईटी इसीलिए बना था। भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल ने उद्योग और शिक्षा जगत को करीब लाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका काफी अहम होगी। Prime Minister's vision of India being a $5 trillion economy has a underpinning of $1 trillion of digital products and services. That's 20% of his vision. That's huge. That's very large. And for that, to my mind, the 23 IITs need to come together to deliver a very strong contribution and play a very defining role. और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने जेसोवा के दीपावली मेले का किया उद्घाटन। कहा, हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां लाचार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग सामने आए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चयनित जनजातीय युवतियों का तीसरा जत्था टाटा नगर से हुसूर के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और उदयपुर में आयोजित ऊर्जा प्रक्षेत्रों में समस्या और सुझाव को लेकर आयोजित सम्मेलन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। झारखंड में ऊर्जा की समस्या के संदर्भ में रखी अपनी बात।